सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है और मैं मिलान फाउंडेशन के साथ कार्य करता हूं। अब मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं गर्ल आइकॉन लीडरशिप समिट 2020 के इनॉग्रल पैनल को मॉडरेट करने का मुझे मौका मिला है। मैं शुरुआत करूंगा एक संक्षिप्त में मिलान का परिचय देने के साथ। मिलान फाउंडेशन इस लक्ष्य के साथ काम करता है कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए उपयुक्त ज्ञान, कौशल और सामाजिक परिवेश मिले ताकि वो अपनी क्षमता को निखार सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। मिलान फाउंडेशन अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हजारों बच्चियों के साथ काम करता है जो रोज सामाजिक बंदिशों से लड़ाई लड़ रही हैं, बस इसलिए क्योंकि वो एक लड़की हैं और अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। ये सपने हैं अपने पांव पे खड़े होकर अपने जीवन के निर्णय खुद लेने के। ये सपने हैं अपने साथ साथ अपने परिवार की अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए है। अब मैं अत्यंत उत्साह के साथ अपने आदरणीय पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। आज इस पैनल में मेरे साथ हैं सबा रहमानी, जो एक गर्ल आइकॉन है और पिछले 4 सालों से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में लड़कियों के अधिकार के लिए काम कर रही हैं और अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा की स्रोत हैं। मेरी अगली पैनलिस्ट हैं रूपनी बैनर्जी, जो पिछले 25 सालों से प्रथम संस्थान से जुड़ी हैं और आज उसी संस्था में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 2 दशकों में हिंदुस्तान ने जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है, उसमें डॉक्टर बैनर्जी का और उनकी संस्था प्रथम का के प्रयासों का एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरी अगली पैनलिस्ट हैं विद्या शाह, जो एडलगिफ्ट फाउंडेशन की चेयरमैन और सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। एडलगिफ्ट फाउंडेशन मिलान फाउंडेशन जैसी विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक स्तर पर तथा कौशल क्षमता के निर्माण में सहायता प्रदान करता है ताकि ये संस्थाएं अपने को सामाजिक बदलाव की मुहिम के लिए और मजबूत कर सके। मेरी चौथी पैनलिस्ट और मेरी बहुत उत्साह के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा निष्ठा सत्यम जी को, जो यूएन विमेन की भारत में प्रतिनिधि है। यूएन विमेन संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम के लिए समर्पित है। निष्ठा जी 193 देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला सवाल रूपमनी जी से है। हम सभी मानते हैं कि शिक्षा ही समाज की बेड़ियों को खोलने का एकमात्र चाबी है। हम सब ये भी जानते हैं कि उच्च शिक्षा पाने का लक्ष्य सुनने में जितना ही साधारण लगता है, वो हकीकत में उतना ही जटिल है। और जब खासकर हम लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं तो ये जटिलता और भी बढ़ जाती है। आपके अनुभव के अनुसार अगर हम अगले 30 सालों में हमें ऐसा क्या और करना चाहिए और क्या अलग करना चाहिए ताकि जो लड़कियां, आज मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि इस बातचीत को करीबन 1000 से ज्यादा बच्चियां पूरे हिंदुस्तान से सुन रही हैं, तो जो बच्चियां इस चर्चा में जुड़ी हैं वो ये उम्मीद कर सकें कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को ऐसी चर्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। धीरेन्द्र, मैं तुमको बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जब धीरेन्द्र ने अपना काम काफी साल पहले शुरू किया था तो उस वक्त काफी आना जाना होता था और उसके बाद से काम फैला है, काम में गहराई आई है। तो उसके लिए धीरेन्द्र, आपको और आपके पूरे टीम को और बहुत सारी लड़कियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और अभिनंदन। मैं अगर बहुत सारी लड़कियों के साथ तो डायरेक्टली बात करने का मौका नहीं है, बट शायद लोग सुन रहे हैं। मैं समझती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग भी कहते हैं, ये कोई मेरी अपनी खास ख्याल नहीं है,
कि अगर एक लड़की पढ़ लिख कर सक्षम बन जाए, एंड पढ़ लिखना एक आई थिंक अपने आप की काबिलियत को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है, तो उसके चारों तरफ और बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब आपने मुझे न्योता भेजा इस मंच पे बोलने के लिए, तो बहुत सारी कहानियां मेरे आंखों के सामने से आ रही थी, और सफेद भाला होने के कारण कहानियों का भी ढेर बहुत बढ़ गया है इतने सालों में। और मुझे अचानक एक मेरी सहयोगी थी, उनकी याद आ गई। उसका नाम शबाना है। दिल्ली में बहुत पहले जब प्रथम का काम दिल्ली में शुरू हुआ था, तो शबाना उस टीम के साथ जुड़ी थी। और धीरे धीरे जब हमारा काम बढ़ा, तो जयपुर में काम चालू होने का एक मौका हमें मिला। बट कोई अनुभवी व्यक्ति वहां जाए और वहां का काम चालू करे, उस जमाने में, ये करीबन 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल के बाहर थे। और उन बच्चों में जो स्कूल के बाहर थे, उनमें लड़कियों का पैमाना काफी बड़ा था, स्पेशली जो लड़कियां 10 साल से बड़ी थी। तो हमने देखा था कि ये बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति ऐसे समुदाय में काम करे, वो अगर खुद लड़की हो तो परिवारों का और लड़कियों का रुझान कुछ अलग होता था। तो मैं बहुत चाहती थी कि ऐसी लड़कियां जाएं जो एक्चुअली अपने बलबूते से आगे आई हैं, और बच्चियों को वो रास्ता दिखा पाए। जब मैंने शबाना से बात की, शबाना अपने घर में पहली लड़की थी जिसने 10वीं तक जो पहुंची थी। इनफैक्ट वो पहली लड़की थी जिसने 8वीं भी पार किया था, सिर्फ अपने परिवार में नहीं, अपने पूरे समुदाय में, वो जिस मोहल्ले में रहती थी। एंड इसलिए मतलब कई दिक्कतें उसको झेलनी पड़ी जब वो इवन प्रथम के साथ जुड़ी, क्योंकि अपने हमारे काम में काफी घूमना घामना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना पड़ता है, परिवारों से बात करना पड़ता है, स्कूल के साथ बात करना पड़ता है, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनसे। तो मैंने जब शबाना को कहा कि एक बार जयपुर जाने का मौका है, पर जयपुर में जाके ना 6 महीने 8 महीने रहना पड़ेगा, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम जा सकोगी? एक बार घर से बात करो। शबाना ने बिल्कुल एक ही सेकंड में कहा, मैं जाऊंगी। सो आई सेड, शबाना तुम कभी जयपुर गई हो? शी सेड, मैंने कभी कभी दिल्ली के बाहर भी नहीं गई हूँ, और अपने मोहल्ले के बाहर सिर्फ प्रथम की वजह से जब मैं ऑफिस आती हूँ प्रीत विहार में, तभी गई हूँ। सो आई सेड कि तुमने कैसे हाँ कह दिया, घर में भी तो पूछने की जरूरत है। शी सेड, नहीं मैं नहीं पूछूंगी, मैं जाके बोलूंगी कि मेरी ड्यूटी के वजह से मुझे जयपुर भेजा जा रहा है, मुझे जाना ही होगा। सो आई सेड कि ऐसी कोई जबरदस्ती है नहीं, ये एक्चुअली तुम्हारे ऊपर है। ही सेड, मैम अगर मैं नहीं गई तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलेगा। आई सेड, तुम कभी घर से बाहर रही नहीं हो, जयपुर में जाके अगर घर के लिए याद आए, 6 महीने के लिए जा रही हो। ही सेड, वो सब कुछ नहीं होगा, और अगर मुझे घर की याद आएगी तो मैं रात को रो लूंगी, पर मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे वजह से मेरे पीछे बहुत सारी बहनें जा पाएंगी। तो मैंने इस लड़की का ना बहुत हौसला माना। जब वो गई तो उसको काफी दिक्कतें सामना करना पड़ा, बट रियली सिर्फ उसने अपने लिए नहीं, पर उसकी तरह की बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ता खोल दिया। और मैं समझती हूँ कि आपके इस पूरे ग्रुप में जो सुन रहा है, ऐसे बहुत लड़कियां होंगी जो सिर्फ अपना रास्ता नहीं खोज रही हैं, अपने पीछे बहुतों का हाईवे बना रही हैं। तो इसके साथ मैं अभी रुकती हूँ, बट आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट एवरीवन कि इसी तरह के काम से चीजें आगे बढ़ती हैं। लोग कहते हैं विकास कैसे होता है, विकास ऐसे ही होता है, एक एक कदम हम लोग लेते हैं तो पीछे और 10 कदम मुमकिन हो जाते हैं। आई थिंक धीरेन्द्र, तुमने पता नहीं क्या मुझे पूछा और मैंने क्या बोला, बट नहीं कोई बात नहीं, आई थिंक सही डायरेक्शन में है, और अभी मेरे पास समय है तो शायद मैं घुमा के फिर वहीं पे आऊंगा। बट हाँ, आपने आपने बिल्कुल सही बोला। और तो मेरा अगला सवाल है आपके लिए विद्या, कि और मैं सबा की कहानी से उठाना चाह रहा था, मगर जो रुक्मणी मैम ने बोला वहां से उठाऊंगा। वो एक ही चीज है कि गुलजार साहब कहते हैं कि कितनी गिरहें खोली हमने, कितनी गिरहें बाकी हैं। और जैसे हमने शबाना की कहानी सुनी कि एक एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ वो आगे बढ़ी, क्योंकि उसको पता था कि उसके साथ कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा आपके ऊपर फोकस करूंगा, आपकी निजी जिंदगी से फोकस करूंगा कि जब आप उस उम्र में थे, तो आपके क्या सपने थे, क्या चुनौतियां थी, और क्या आपको लगता है कि पिछले
30 सालों में मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कुछ बदला है, और अगर है तो क्या, और आगे भी क्या बदलने की जरूरत है? शुक्रिया धीरेन, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं पहले ही आई एम टेकिंग बेल, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी बम्बैया है। तो कोशिश करूंगी बिल्कुल साफ हिंदी में बोलने की। तो मैं एक्चुअली, मेरी पूरी स्कूलिंग जो है, कॉलेज जो है, वो मुंबई से हुई है। मैं मुंबई के बाहर एक्चुअली कहीं रही नहीं हूँ इतने साल में। और मेरे पर्सनल जो लाइफ में है, वो मेरे फादर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और वो स्मॉल टाउन कर्नाटका के थे। और उन्होंने पर्सनली अपनी जिंदगी में काफी गरीबी देखी, और उन्होंने पूरी जिंदगी वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते रहे। और उस दरमियान उनको ये बहुत स्ट्रांगली लगा कि जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए पहले से। तो हमारे घर में मैं और मेरी बहन, हम दो हैं। और उन्होंने पहले से ही ये, हम बहुत छोटे थे तब से हमारे दिमाग में यही था कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन जितनी चाहिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली, मैं कहीं से भी आई विल फाइंड अ वे। लेकिन आपको अपनी एजुकेशन जितनी हाई लेवल पे आपको करनी है, आपको आपको बहुत हार्ड वर्क, मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत के सिवाय आई एम बिहाइंड यू, इतना उनका बहुत हौसला था उनका। और उस थिंकिंग में मैंने बहुत जल्दी एक्चुअली फैसला कर दिया कि मैं MBA करने वाली हूँ, और वो भी IIM अहमदाबाद से। मैं 12 साल की थी। हमारे जो नेबर थे, मेरे फादर गोदरेज में काम करते थे, और वहाँ पे हमारे जो नेबर थे वो IIM अहमदाबाद के थे, और मुझे मार्केटिंग के हेड थे गोदरेज में। तो मुझे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड उनसे, बहुत मैं इम्प्रेस थी, और मुझे लगा इन जैसे बनना है। और उस तरीके से मैंने जो अभी जब मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि बिना थोड़ा सा रिसर्च भी नहीं किया, मैंने डिसाइड कर दिया और उसी पाथ में मैं चली गई। एंड लकीली वो पाथ मेरे लिए ठीक भी रहा, काफी बेनिफिशियल रहा। और उस रास्ते पे ही मैं चलती गई। और IIM अहमदाबाद के बाद MBA करने के बाद मैं करीबन 10-11 साल मैं फाइनेंस के क्षेत्र में थी। मैं ICICI में मैंने काम किया है और दूसरे बैंकों में काम किया है। लेकिन कहीं मुझे लग रहा था कि ये कुछ कमी है। और उसके बाद जो एडलवाइस करके कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज में, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं हेड ऑफ फाइनेंस थी, CFO थी 7 साल। पर उसके साथ मुझे ये भी जिम्मेदारी मुझे मिली कि हम जो प्रॉफिट्स बना रहे थे वहाँ से अब हम NGOs को सपोर्ट करने की मुझे बजट मिली। और उस दरमियान बहुत स्ट्रेंजली, बहुत कोइंसिडेंटली ये मेरी जर्नी शुरू हुई डेवलपमेंट सेक्टर में। तो मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं कहाँ इस क्षेत्र में आ जाऊंगी, ये मैंने कभी प्लान नहीं किया था। और कभी कभी मुझे लगता है कि जो हमारी जिंदगी की पर्पस है या जो हम मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, कभी कभी ऐसे ही आ जाती है सामने और आपने ग्रैब करना है उसको। तो उस तरीके से मैं ऑलमोस्ट 42 इयर्स की थी जब मुझे इस डेवलपमेंट सेक्टर में मुझे इतनी अच्छी चांस मिली कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूं, ग्रांट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूं। और उस 12 साल के जर्नी में मैंने देखा है कि मैंने इतने अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जैसे मिलान है, जैसे आली है लखनऊ में, है वेस्ट बंगाल में, और मुंबई में काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम इस वक्त ऑलमोस्ट 40 के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देश भर में काम कर रहे हैं। और उससे एक्चुअली मेरी पहचान हुई कि एक गर्ल्स और विमेन का जो इश्यू है, स्पेशली बम्बई जैसे शहर में, जहाँ पे हम सेफ्टी की इतनी हम हम इतने डरते नहीं हैं, हमारी खौफ नहीं है सेफ्टी के इश्यूज से बन के। लेकिन दूसरे इश्यूज हैं
तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं कितना कम जानती हूँ और कितनी ज़रूरत है इस यंग गर्ल्स और विमेन के साथ काम करने का, क्योंकि ये जो रोल मॉडलिंग है, जो हौसले की बात है, वो रियल भी होना चाहिए। जो रोल मॉडल्स हम पेश करते हैं लड़कियों को या महिलाओं को जो या में बनना चाहती हैं या फिर फर्दर एजुकेशन में जाना चाहती हैं, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। और रियलिस्टिक ऐसे होते हैं जब कम्युनिटी से ये लड़कियां उठ के सामने आती हैं, जैसे सबा है। तो इन सबा जैसी लड़कियों को जो प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, वो उस फोकस से अगर हम काम करें, स्पेशली जो जेंडर के इश्यूज, जेंडर इक्विटी के इश्यूज पे हैं, तो ये रोल मॉडलिंग और इस प्रोत्साहन के साथ और भी लड़कियां आगे आ सकती हैं। और जो प्रोसेस है जेंडर इक्विटी का या इक्वालिटी का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जहाँ पे हम पेश कर सकते हैं ऐसे रोल मॉडल्स को, और जिन संस्थाओं के साथ हम काम कर सकते हैं इनको आगे लाने में, हम जैसे लोगों को पूरे उसमें फोकस करके काम करना चाहिए। शुक्रिया विद्या। आई थिंक हमारे पास, आपने बिल्कुल सही कहा, जो लोकल रोल मॉडल्स हैं, जो ज़मीनी हकीकत की लड़ाई है, और वो जैसे रूपमनी मैम भी कह रही थी कि वही प्रेरणा देती है कि एक के साथ, एक को देखकर चार लोग आगे बढ़ते हैं। और हमने भी अपने काम से देखा है कि एक जो बहुत बड़ी चीज हम गांव में खासकर देखते हैं कि परिवार ये कल्पना भी नहीं कर पाता कि इसको अच्छा पढ़ा के होगा क्या। इससे सबको लगता है अच्छा नौकरी तो मिलेगी नहीं, नौकरी में भी हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही सोच पाते हैं। और अपने अपने दिमाग में ही एक ऐसा जाल बना लेते हैं जिसमें फंस जाते हैं। तो जब गांव से कुछ निकलता है, जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न यूपी में हमारा जो थोड़ा बहुत काम है, कि अभी एक दौर चढ़ा है कि काफी लड़कियां पुलिस में जा रही है, क्योंकि एक पुलिस में गई, फिर दो गए, तो वो पुलिस में जाना शुरू हुआ है। मुझे लगता है अगर किसी दिन हिंदुस्तान में फौज में भी जवान पोजीशन पे अलाउ हुआ तो शायद वहां भी लड़कियां जाएंगी, क्योंकि वो जो दिखता है वो पहले हम सुनते थे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, अब वो पुलिस तक आई है बात, कहीं जगह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं। तो वो जब लोकल वो देख पाते हैं तो शायद कनेक्ट भी कर पाते हैं और अपने उसमें शिक्षा में निवेश भी कर पाते हैं, जब देख पाते हैं कि उससे हो क्या रहा है। सो थैंक यू सो मच। तो निशा जी, जैसे हम लोगों ने अभी हम रूपमनी मैम और विद्या जी की बातें सुन रहे थे कि तो जिस तरह से एक पॉजिटिव स्टोरीज का एक इम्पैक्ट होता है, उसी तरह से नेगेटिव स्टोरीज का भी होता है। आज लगभग रोज हम महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं हमारे सामने जब आती हैं, तो वो जिस तरह से हमारा दिल दहला देती हैं, वो उस तरह से हर वो माँ जो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लेती है कि वो अपनी बच्ची की, अपनी लड़की की पढ़ाई में उसका साथ देगी, वो उसे भी अपने फैसले को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यूएन विमेन का काम है, जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर काम है, डेवलपमेंट पे काम है, कि ऐसा क्या होना चाहिए या ऐसा हम क्या करें सामाजिक परिवेश में जहां पर हम इसको बदल सके, और अगर और बदला भी जा सकता है, पहले तो एक ये सवाल है, तो अगर बदला भी जा सकता है, अगर हाँ, तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं? धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ कीजिएगा आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मुझे और भी एक चीज की माफी मांगनी है, क्योंकि मुझे आज बड़ा एक अर्जेंट नोटिस आया है, तो मैं सवाल का जवाब देकर के मुझे इसमें से थोड़ी देर के लिए, अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहूंगी। तो सवाल का जवाब देने से पहले सबको मेरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार और गुड आफ्टरनून। मुझे बहुत खुशी हुई विद्या जी से सुन करके और रुक्मिणी जी को भी देख करके और सुन करके, और मुझे उम्मीद है कि सबा को भी मैं सुन पाऊंगी। ये जो आपने जो महिलाओं के प्रति हिंसा की बात करी, क्या ये खत्म होगा, कब खत्म होगा, क्या करना पड़ेगा? शायद ये वो ख्याल है जिसके साथ मैं रोज सोती हूँ और रोज उठती हूँ, क्योंकि यही हमारा काम है। और
काम से ज्यादा यही दिल का दर्द कह लो या एक दुख कह लो कि वो समय आजकल का नहीं, हमेशा से रहा है कि अगर आप थोड़ा भी गौर से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो कहीं ना कहीं कोने में ही सही आपको छोटा सा एक आर्टिकल, छोटा सा वो स्पेस दिखेगा जहां पर कि आप बिल्कुल ही मतलब पढ़ करके जिसका आपका दिल डह जाए। आपका दिन तो खराब हो ही जाता है लेकिन आपका दिल बड़ा बैठ जाता है। लेकिन जैसे आपने गुलजार साहब को कोट किया, मैं फैज साहब को कोट करना चाहूंगी कि नाकाम ही तो है ना उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल कि अगर हम भी जो इस मुद्दे पे काम करते हैं या आप लोग या सब लोग जो आजकल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस एक चीज महिलाओं के राइट से जुड़े हैं, अगर हम ना उम्मीद हो जाएं तो मेरे ख्याल वो सबसे बड़ी हमारी हार होगी। तो पहला जवाब तो ये आपके सवाल का, क्या कभी ये ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये उम्मीद रहेगी और आप सबके दिल में ये आशा रहेगी कि हम इसको ठीक कर पाएंगे और अपने ही जैसे कहते हैं अपने ही एरा में ठीक कर पाएंगे और ये चेंज देख पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू लीव अ बेटर वर्ल्ड फॉर आवर चिल्ड्रन। जिन बच्चों के साथ हम काम करते हैं उनके लिए हम एक बेहतर दुनिया छोड़ के जा सकते हैं जहां पर कम से कम 50% पॉपुलेशन को ये हम फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ वायलेंस एंड वायलेंस इटसेल्फ दे पाएंगे। मेरे ख्याल हिंसा का डर और हिंसा खुद अपने आप में होना ना होना एक प्री रेक्विजिट है कि आप बाकी सारी उम्मीदें आपकी जो हैं महिलाओं के विमेन्स एम्पावरमेंट से वो खाली है अगर आप ये एक चीज जो है एज अ प्री रिक्विजिट आप महिलाओं को और बच्चियों को अगर हम ना दे पाए अपने देश में। क्या करना होगा? आई थिंक देखिए ये इसका एक आंसर नहीं है, इसका कोई सही जवाब नहीं है, इसका एक साइलों में जवाब नहीं हो सकता। इसमें रुक्मणी जी ने पढ़ाई लिखाई की बात करी, मैं बात करूंगी इम्पोर्टेंस की हम परिवारों के साथ मिलकर के, जो कि प्रथम भी काम बहुत अच्छा करता है, बहुत उम्दा काम है उनका इस पे कि हाउ डू वी एंगेज फैमिलीज, कि हम उनके भाइयों के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनके पिता के साथ कैसे काम करें, हाउ डू वी इन्वॉल्व मेन एंड बॉयज। तो कुछ तो जी लॉ एंड लेजिस्लेशन का इशू है कि बट वी आर अ वेरी एफर्मेटिवली लेजिस्लेटेड कंट्री, जिसका मतलब ये है कि लेजिस्लेशन की शायद हम जहां तक अगर लॉ पेपर पे अगर हम लॉ को देखें तो वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और जहां तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो बहुत ही रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है विच गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल। लेकिन जहां तक कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बात है उसमें ऑफ कोर्स जो हम केसेस देख रहे हैं, इट्स गुड इनफ टू से दैट वी आर पुअर इन दोस टर्म्स एंड दैट कैन बी स्ट्रेंथन मोर। उसमें सरकार का एक रोल है, उसमें यूएन का एक रोल है, उसमें सिविल सोसाइटी का रोल है, उसमें बच्चियों का रोल है, उनके परिवारों का रोल है, पंचायतों का रोल है, यूएन का रोल है। और बहुत जरूरी है कि हम इसमें एक साथ जुड़े। तो दो चीजें मैं कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एज अ स्ट्रैटेजी पहला तो कि हम पहली बात तो ये कि हम बिहेवियर चेंज में इन्वेस्ट करें। जब हम आजकल मैंने देखा है कि हाल फिलहाल में जब हम प्रोग्रामेटिक, कुछ डोनर का प्रेशर रहता है, कुछ किसी का प्रेशर है, किसी का प्रेशर है, लेकिन सब एक दबाव में है कि हम चेंज को उस तरीके से आर्टिकुलेट करें जिस तरीके से किसी को समझ में आए। In most cases, sometimes it's the funder or the donor. And I think that is a temptation that we must resist. कि चेंज जहां तक कि जेंडर का इश्यू है वो लीनियर नहीं है, वो एक समान नहीं है, वो सबके साथ एक जैसा नहीं है। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि हम इतना नंबर्स में और क्योंकि हम इतना जिसको कहते हैं हम टैंजिबल, जिसको आप छू सकते हैं, फील करते हैं, उस किस्म के रिजल्ट्स में इन्वेस्टेड हैं, बहुत बार हम बिहेवियर चेंज में, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसका चेंज तुरंत आपको नहीं पता लगता, कभी कभी यूं भी नहीं पता लगता कि वो इंसान जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो परिवार, वो पंचायत, उसमें कोई बदलाव आया भी या नहीं। तो
So it kind of discourages investment, but I think it's very important as a country, as the civil society and as the UN, we prioritize behavior change as an area of investment, ताकि हम अपने जो human resource, अपने resources हैं वो behavior change पे लगाएं. दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि बहुत समय तक जब हमने महिलाओं के हित की बात करी, हमने सिर्फ महिलाओं के साथ काम किया है. ये गिला मुझे, ये शिकवा मुझे UN से भी है, अपने आप से भी है. और मुझे अब जो लगता है कि बहुत ही एक इनएस्केपेबल स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि हम परिवारों के साथ काम करें, हम उन भाइयों के साथ काम करें, हम सरपंचेस के साथ काम करें, हम पंचायत में जो लोग बैठते हैं उनके साथ काम करें. बिकॉज जस्ट वर्किंग ऑन विमेन इज ऑल्सो कहीं ना कहीं पुटिंग द ओनस की भाई बदलाव तो महिला से आएगा. वही है जो पेट्रियार्की की विक्टिम है और उन्हीं पे हम ये बोझ डालते हैं कि वही समाज को बदले. And I think we absolve the other people in the society of the responsibility to change. So these two things, अगर मैं prioritize, अगर मुझे आप कहें कि मैं करूं, तो ये दो चीजें मैं कहूंगी कि जरूरी हैं. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि as stakeholders हम भी लोग साथ हिंसा के लिए हिंसा पे काम करें, and we all together raise our voice towards a zero tolerance environment for violence. इस चीज पे चर्चा भी मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा ये होना चाहिए कि भाई we want to establish ourselves as a zero tolerance country towards violence against women and girls. लेकिन उसकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत उन केसेस से नहीं होनी चाहिए जो पेपर तक पहुंचती हैं. उसकी जो शुरुआत है उस चर्चे की, वो एवरीडे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस जो कि हम अपने बॉलीवुड के गानों में सुन लेते हैं और वो हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं. बड़ा मशहूर एक गाना है, सास गाली देवे और समथिंग लाइक दैट, ससुराल के अंदर. It's I don't know, it's basically a song that talks about the in-laws environment for a woman. और देखिए कितनी आसानी से हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया कि भाई आपको सास भी गाली देगी, आपको आपकी जेठानी भी कुछ बोलेंगी, आपको मतलब इस किस्म का आपको एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है वो नॉर्मल है. तो कहीं ना कहीं गानों के थ्रू, कहीं ना कहीं शोज के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, अपनी बातों में, यारों के बीच में हमने कहीं ना कहीं वायलेंस को और हिंसा को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है. जो चर्चा है उसकी शुरुआत वहां से हमारी होनी पड़ेगी. We can't always start from cases and wait till a woman loses her life in a way that really bothers our heart and disturbs us. इसकी शुरुआत बहुत पहले से, जब हम चार यार खड़े होते हैं और एक बड़ा नॉर्मल सा जोक मारा जाता है जिसको हम कहते हैं कि नहीं यार वो हमारा दोस्त है, कोई बात नहीं, ऐसी बात हो गई. तो वहां से अगर हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, तब जाकर वी कैन इंश्योर कि जो हम रोज सुबह उठकर जो हमारा दिल दहलता है पेपर उठाते हुए, वो उस सिचुएशन में हम ना हो. थैंक यू धीरेन्द्र. थैंक यू निष्ठा. आई थिंक आपने बहुत गहरी बात कही कि हम जो देखते हैं, जो हम सरफेस पे देखते हैं, नॉर्मली हमारा रिएक्शन उसी पर होता है. एक केस आता है, सब बौखला जाते हैं और फिर 4 दिन में फिर भूल जाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं. और कहीं ना कहीं हमको गहराई में जाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये होता ही क्यों है. और जो मुझे दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण लगी, जो शायद हमारे लिए बहुत बार सुझाव भी आता है मिलान के रूप में, और हम ये कहते हैं कि शायद हमारी क्षमता नहीं है उसमें काम करने की, बट हमें लग रहा है कि अब बहुत गंभीर रूप से जाना पड़ेगा कि हम किस तरह से लड़कों के साथ भी काम करें और उनको अपनी बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाएं. अभी कुछ दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी और हम देख रहे थे कि अगर आप पैटर्न देखिए तो नॉर्मली 18 से 24-25 साल के ही लड़के आपको ये सारे जो भी हिंसा के केसेस दिख रहे हैं उसमें सामने आ रहे हैं. और सबके रिस्पॉन्सेज बहुत अलग अलग हैं. इंटरेस्टिंगली कल ही मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने कहा लड़कों से गलती होती है, भूल जाना चाहिए, इतना बड़ा इशू नहीं है. तो मुझे यही लग रहा था कि शायद हम पॉलिटिशियंस को बोलते हैं कि वो पॉलिटिक्स खेल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने अंदर गहराई में कहाँ देख रहे हैं कि वो इशू है भी कि नहीं है. थप्पड़ मार दिया, जैसे एक थप्पड़ मूवी भी थी, आई फाउंड इट अ वेरी पावरफुल मूवी. छोटी सी चीज की सब कह रहे हैं थप्पड़ ही तो है, और सवाल तो सिर्फ थप्पड़ का है. तो आई थिंक वेरी पावरफुल निष्ठा, थैंक यू सो मच. तो हमने अभी तक जो हमारी चर्चा हुई उसमें हमने देखा कि किस तरह से
पॉजिटिव स्टोरीज लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाने की कि में सक्षम है, और उसी तरह से किस तरह नेगेटिव स्टोरीज थोड़ा सा पीछे खींचती हैं। अब सवाल बस ये है कि जब हम पीछे खींचते हैं तो हम छलांग लगाने के लिए पीछे खींचते हैं कि बैठ के विचार करने के लिए, कि वहीं पे थम जाने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सबा, अब आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? आई एम गोइंग टू गेट बैक टू हर। मेरा नाम सबा रहमानी है और मैं फर्रुखाबाद जिले की रहने वाली हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ लड़कियों की स्थिति देखी है, यहाँ लड़कियों की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जल्दी शादी तय कर दी जाती है। वो अपने मन का पहन नहीं सकती, अपने मन से कहीं जा नहीं सकती, अपने मन का बोल नहीं सकती, उनको किसी भी काम में सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसलिए वे बेचारी लड़ती रहती हैं अपनी छोटी छोटी आकांक्षाओं से, चाहे वो पढ़ाई हो या स्टेडियम जाने की बात हो। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मेरे पापा स्टैम्प वेंडर हैं और उन्हें भी काफी लोगों ने बुरा भला कहा कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, बाहर नहीं भेजना चाहिए, पर इन सब चीजों के बावजूद वो हमें इतनी दिक्कतों में भी पढ़ा रहे हैं। मैंने सोच रखा था कि लड़कियों के बारे में इस सोच को जरूर बदलूं, क्योंकि मेरा भी काफी विरोध किया गया था जब मैंने स्काउट गाइड ली। लोगों ने कहा था कि खेलकूद और भाग दौड़ तो लड़कों का काम है, ये तुम नहीं ले सकते। इसके बाद जब मैंने मैथ ली तब भी विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि हिसाब किताब का काम तो लड़कों का होता है, लड़कियां थोड़ी हिसाब किताब करेंगी। फिर जब मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में गई तब भी काफी विरोध किया गया। सबने कहा कि लड़कियों को इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए, पर मैंने उनका ये भ्रम भी तोड़ा। मैं आज भी लगी हुई हूँ, इससे काफी असर भी देखने को मिल रहा है। और कोविड-19 जैसे मुश्किल समय में मैंने कई वीडियोस बनाई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक गई, और कई कैंपेन से भी जुड़ी और लोगों को जागरूक किया, और आगे भी ऐसे ही जागरूक करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सबा। यही सवाल मेरा रूपनी मैम से रहेगा। मुझे पता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी की, कि पूरी सबको लगता है स्कूलों की जरूरत नहीं है, सब कुछ जूम पे हो जाएगा, सारे सब हो जाएगा, बट सच्चाई यही है कि सबा जैसे लोग जिनके साथ हम नॉर्मली जुड़कर काम कर पाते हैं टेक्नोलॉजी से, आज हम उनके साथ भी नहीं जुड़ पा रहे। तो इस कश्मकश को आप इसमें क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो शिक्षा में अभी आगे बढ़ रहे हैं, और लगभग हर दूसरे दिन हम एक नई प्राइवेट सेक्टर में एक नई ई-एड कंपनी देखते हैं आते हुए, एनजीओज में भी हर आदमी एक ऐप बनाना चाहता है, और हमें लगता है कि उससे हम शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे। तो उस पे आपके विचार? देखिए, बिल्कुल जो कठिनाई अभी हम लोगों को हो रही है, ये कठिनाई डेली बेसिस पे बहुत बहुत लाखों घरों में हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि रिसेंटली मुझे किसी कारणवश मौका मिला चंडीगढ़, मैं ग्रामीण इलाके के बारे में नहीं कह रही, मैं चंडीगढ़ के बारे में कह रही हूँ। चंडीगढ़ के स्कूल के टीचर्स के साथ बात करने का मौका मिला। तो 3 तरह के टीचर थे। एक थे जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे, दूसरे थे जो जिनको कहा जाता है लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, जो छोटे स्कूल्स जो अपने मोहल्ले में स्कूल्स होते हैं ऐसे टीचर्स के साथ, और फिर बहुत सारे टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के थे। एंड ये तीनों के साथ एक के बाद एक, मतलब 3 दिन लगातार मुझे बात करने का मौका मिला। जूम पे था, 70-80 लोग थे, एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं 3 अलग देशों से बात कर रही हूँ। ठीक है। एंड जो अपर वहीं पे हैं वो लोग एक दूसरे के मोहल्ले में हैं, पर जो संसाधन अलग अलग लोगों को उपलब्ध है। सरकारी जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छी टीचर्स थे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ बहुत लगन से काम किया है। मैंने पूछा कि अगर किसी के घर में 3 भाई बहन हो तो वो कैसे मैनेज करते हैं, तो वो टीचर्स ताज्जुब हो गए। पढ़ाई तो करनी ही है, और जो अभिभावक हैं उनको तो कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। वही सवाल जब मैंने सरकारी स्कूल के टीचर से कहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिनके पास है तो सही एक स्मार्टफोन घर में, और वो पिताजी के पास होता है, वो रात के 10 बजे घर आते हैं, फिर उसके बाद मारामारी होती है कि पिताजी के फोन से मैं क्या निकालूं। और एक पिताजी ने फोन करके टीचर को कहा कि देखिए आप बंद करिए यार, मेरे जो काम के व्हाट्सएप्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग वर्कशीट भेजे जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमारी असलियत का ना अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। प्रथम में हम लोग एक SMS भेजते हैं, और जिनके पास एक व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप जाता है डेली, बट वो खास बात नहीं है। खास बात ये है कि कोविड के दौरान हर एक के घर में
एक लंबा चौड़ा फोन का समय है, जिसमें मैं, जैसे कि सभा से अगर मुझे बात करनी हो तो सिर्फ मैं सभा को मैसेज भेजने से मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने सभा को एट अ टाइम ऐसे मैं फोन करूं जब सभा के हाथ में फोन हो, पूछने के लिए कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। एंड अगर मुझे हफ्ते में भी एक ही टाइम मिलता है 5 मिनट के लिए, तो उस 5 मिनट का मैं कैसे हमारे वार्तालाप में उसके लिए मेरे क्या सुझाव होंगे जो वो कर पाए। अगले हफ्ते में जब फोन करती हूँ तो ये मुझे समझ में आता है कि मैंने जो सुझाव दिया था वो बिल्कुल बेकार था और सभा ने कुछ और किया है। बट अगर वो उसने क्या और किया है वो मुझे बताती है, तो इन अ वेरी स्ट्रेंज वे धीरेन, इस वक्त हमारे एक्चुअली हम बहुत दूर हैं एक दूसरे से, पर हमारे ताल्लुकात बहुत नजदीक हो गए हैं, क्योंकि जिनके साथ लगातार 6 महीने से हर हफ्ते बात कर पा रहे हैं, वहां पे बहुत तरह तरह से मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी जुड़े हैं। हम लोगों ने भी सीखा है कि जो भी हम फोन से भेजते हैं, हम 2 ही चीज भेजते हैं, इधर एक व्हाट्सएप भेजते हैं या एक एसएमएस भेजते हैं, जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। बट वो भी अगर आप एसएमएस का सोचिए कि एक, आई थिंक 160 कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसमें, उसको भी कैसे किया जाए ताकि उससे नंबर 1 बच्चा कर पाए, या उसके मतलब इतना मुश्किल ना हो कि वो ना कर पाए। सो आई वुड से दैट इट हैज बीन अ टाइम ऑफ, मतलब बहुत हमने सीखा है। और सिखाया किसने है? हमें अपने बच्चों ने सिखाया है और उनके परिवार ने सिखाया है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर आसमान से सिर्फ बारिश टपकते रहे पर जमीन तक ना पहुंचे तो पौधे बड़े कैसे होंगे। इट इज बेटर कि हम जो करते हैं छोटे मग्गे से ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं, एंड उसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा है, बट जहां मैं पानी डाल रही हूँ ना उसी पौधे पे जा रहा है, और जिस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत है मैं वहां उतना ज्यादा पानी डाल सकती हूँ, और जहाँ पे कम पे। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये पूरे मतलब जो भी देश हो या समाज हो, विकास का कारण लोग हैं। लोगों के हाथ में हथियार जरूर अलग अलग हो सकते हैं, बट हमारी असलियत को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो भी हम जंग लड़ रहे हैं उसकी उसका ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया मैम। आई थिंक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि जो डायलॉग्स हम लोग कर पाए हैं, लोगों को सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, और फोर फ्रंट में रख पाए हैं। लाइक हमारे केस में भी हमने देखा कि कोविड के समय हमने कभी डिजास्टर में काम नहीं किया, हमें पता भी नहीं डिजास्टर में कैसे काम करते हैं। मगर जिस तरह से गर्ल आइकॉन्स ने अपने अपने समुदाय में काम करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू की, हैंड मेड पोस्टर्स बना के लगाना शुरू किया, राशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन लोगों ने बहुत काम किया, तो वो फोर फ्रंट में कर पाए। बट हमने उनसे बहुत कुछ सीखा इसमें, क्योंकि हम बात कर पा रहे थे। शायद पहले सोच भी नहीं पाते थे कि शायद 10 बच्चियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं। और अब तो जब आपके पास चॉइस ही नहीं है तो वो मजबूरी का नाम, तो उसी हिसाब से काम हो जाता है। सो बहुत कुछ सीखा हमने इस प्रक्रिया में। मेरा समय को देखते हुए एक क्विक सवाल मेरा आपके लिए विद्या, और उसके बाद हम इसको आपसे एक मैसेज लेके इसको खत्म करेंगे। कि जैसे हम कभी कभार जब गांव में जाते हैं और बात करते हैं कि किसी भी माँ बाप से पूछिए कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बोलता है हाँ पढ़ाना चाहिए। तो पूछते हैं आप अपनी क्यों नहीं भेजते, तो वो चुप हो जाएंगे। उसी तरह से जब हम निवेश की बात करते हैं, स्पेशली महिला सशक्तिकरण में, किसी से भी बात करिए, जब थोड़ा सा माहौल बनता है सबको लगता है हाँ हाँ इस पे काम होना चाहिए। बट सच्चाई ये है कि आई थिंक मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें कहा सिर्फ 4% फिलैंथ्रोपिक मनी जेंडर में जा रहा है, महिला सशक्तिकरण में जा रहा है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो हम किस तरह से और लोगों को मोटिवेट कर सकें कि अब कथनी को करनी में लेकर आए, और लोग उसमें निवेश करें, ताकि हम जो ये इतना बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से निष्ठा भी बोल रही थी कि अपनी लाइफ टाइम में हम उसको को उसका जो इम्पैक्ट है उसको देख सकें, उस डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़े। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि बड़ा अफसोस है हम सभा की बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मैं बहुत उम्मीद करके आई थी कि मैं उसकी बात सुन सकूं। लेकिन जब हम लोगों ने एक्चुअली काम शुरू किया आईडीडी फाउंडेशन ने इस क्षेत्र में, हमने भी एक्चुअली इस महिला सशक्तिकरण क्षेत्र को हमने इसमें हम इन्वॉल्व होंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी पर्सनल उम्मीद थी, लेकिन क्या होता है कि जब हम फाउंडेशन सेट करते हैं तो फोकस करें आप, एक दो मुद्दों को लें, ठीक से करें,
ऐसे बहुत प्रेशर भी होता है हमारी बोर्ड से। तो तब शुरुआत में हमने सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दिया और लाइवलीहुड्स पे ध्यान दिया, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते गए हमको बिल्कुल साफ लगा कि अगर आप महिलाओं और लड़कियों पे अगर आप ध्यान ना दें तो आप जितना भी काम करें वो काम पूरा नहीं होगा, आपके आउटकम्स ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको स्पेशल फोकस जो जेंडर पे है वो लाना ही है। तो उस तरीके से हमारा एक्चुअली विचार बदलने लगा और 2014 में हमने एक्चुअली जो विमेन्स एम्पावरमेंट का एक स्पेशल जो पोर्टफोलियो तैयार किया और उस पर हमने ध्यान देना शुरू किया तब, बिकॉज तब हमारी कन्विक्शन आ गई थी और हम इंटरनली हमारे बोर्ड से भी लड़ सके कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो पूरा हम लोग काम कर रहे हैं उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाला है नहीं। और जब हम इस क्षेत्र को देखने लगे तो हम अलग अलग फाउंडेशन, CSR, हाई नेटवर्क्स के पास हम क्योंकि हमारा मॉडल बहुत कोलैबोरेटिव है, हम जब बात करने लगे तो लोग जो CSR के लोग थे वो काफी डरे हैं। उनको लगता है ये तो बहुत एजी इश्यू है, पता नहीं आप वायलेंस की बात करते हैं, हमारे CSR कमेटी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, समझते नहीं है, उनको ये वर्ड जो सेक्सुअल वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन है ये किसी भी प्रपोजल में आना नहीं चाहिए, ये बहुत डरते हैं। और फिर फाउंडेशंस में भी यही मैंने देखा कि काफी फोकस लाइए, आप एक ही चीज पे फोकस लाइए, ये बहुत जरूरी था उनके दृष्टिकोण से। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया कि उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फील्ड है और बिहेवियरल इश्यूज भी बहुत है, माइंडसेट इश्यूज हैं, तो कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने एक्चुअली हमारे काम को एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पलर बनाने की कोशिश की। जो सोशल एम्पावरमेंट है जो उसमें अभी भी काफी कम लोग हैं, जैसे एक्सेस टू लीगल जस्टिस है या फिर वायलेंस का काम है, ग्रास रूट्स विमेन्स गर्ल्स लीडरशिप का काम है जैसे आप करते हैं, उसमें लोग कम है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इसका इफेक्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हो सकता है, जैसे कि जॉब्स, मोर जॉब्स फॉर विमेन, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, या फिर राइट्स की बात करें जो एक्सेस टू राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हों या फिर दूसरे राइट्स हों, उस पे काम करने के लिए लोग तैयार हैं। तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें और कैसे इसको क्रॉस कटिंग थीम बना दें, इस तरीके से हमने काम शुरू किया। हम देख सकते हैं अभी लास्ट 3-4 सालों में काफी इंटरेस्ट भी बढ़ी है और फंडिंग भी आने लगी है। तो इस फंडर की जो एजुकेशन है, फंडर्स की एजुकेशन उतनी ही जरूरत है जितने हम अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढने में हम काम लगाते हैं, उतनी ही जो फंडर्स कोलैबोरेटिव्स और एजुकेशन में जितना काम होना चाहिए वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दें हम। शुक्रिया विद्या, आई थिंक ये बहुत पावरफुल है और मुझे इशारे मिल रहे हैं कि मैंने समय क्रॉस कर दिया है तो आप सबके साथ जो जुड़े हैं, निष्ठा आप अभी सुन पा रहे हैं? जी धीरेन्द्र, मैं भी हूँ आपके साथ। ओ ग्रेट, मुझे लगा आप बीच में निकलना चाह रहे थे तो इसलिए तो आखिरी में बस हमारे साथ जो बच्चियां जुड़ी हैं, मेरी टीम ने बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा बच्चियां जुड़ी हैं। काफी लोग YouTube लाइव से भी इसको देख रहे हैं क्योंकि Zoom बहुत कॉम्प्लेक्स है, डाउनलोड करना पड़ता है एंड ऑल, तो YouTube लाइव में भी देख रहे हैं। सो आप तीनों लोगों से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि एक मैसेज जो बच्चियां सुन रही हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको आप सब देना चाहें, तो कोई भी शुरू कर सकता है। धीरेन्द्र, क्योंकि मुझे जाना है कुछ चंद पलों में, तो फिर मैं अगर इफ आई हैव एवरीबॉडीज परमिशन एंड टू गो फर्स्ट, देखिए अपनी मेरी बहुत छोटी सी कहानी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं खुद एक गांव से हूँ, तमिलनाडु में, चेन्नई के, एक्चुअली इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम चेन्नई एंड बैंगलोर। और कुछ मेरा मेरा एक्सपीरियंस है वो शहर का है, लेकिन जो जिंदगी में जरूरी रहा है, और क्योंकि 1000 बच्चियां सुन रही हैं इसको,
वो मैं ये मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि जब हम एक तो हम एज विमेन एज गर्ल्स ख्वाब देखें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे आगे और आसपास की जो रियलिटी है वो शायद हमें एनकरेज ना करे, लेकिन जब हम ख्वाब देखें तो बुलंदी से देखें और बहुत दूर का देखें, और आप जो ख्वाब देखें वो आपको खुद को पागलपन नजर आना चाहिए। जब मैं छोटी थी और मैं सोचती थी कि मैं यूएन में काम करूंगी या मैं ब्यूरोक्रेट बनूंगी, तो मुझे वो रिडिकुलस लगता था, क्यों, फ्रॉम अ पॉइंट की जहां से मेरी शुरुआत थी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जहां से भी शुरू करें, आपके ख्वाब आपको खुद रिडिकुलस लगने चाहिए, और वो जरूरी है, तभी आपके ख्वाब बड़े और बुलंद होते हैं। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि हम लड़कियां शर्माती हैं कभी कभी, कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो हम उनको सिर्फ अपने पास रखते हैं, हम ये सोचते हैं, उसको बहुत सीक्रेटली नर्चर करते हैं। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ऐसा, जब मैं बच्चियों से बात कर सकूं, तो मैं ये जिंदगी में मेरे दिस हैज बीन ट्रू फॉर माय लाइफ, कि जब हम बड़े ख्वाब देखें और वो बिल्कुल रिडिकुलस हों, बिल्कुल ही मतलब, तो बहुत जरूरी होता है उसको दूसरों को बताना। और अगर कोई पलट के आपको ये कह दे कि कैसी पागलपन की बात कर रही हैं आप, तो मानो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और लोगों को बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम अपने ख्वाबों को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम इतनी बुलंदी का इतना बुलंद सोचते हैं और उस सोच को एक्सप्रेस करते हैं लोगों से, तो चाहे हमें कोई डिस्करेज करे ना करे, कहीं ना कहीं हम वो इकोसिस्टम अपने लिए बनाते हैं, अपने पे वो प्रेशर डालते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को ये बताते हैं कि हम वो ख्वाब देख रहे हैं। तो ये दो चीजें जो बहुत ही छोटी, जो बहुत ही पर्सनल रही हैं ट्रू टू माय लाइफ, मैं चाहूंगी कि मैं वो मैसेज लड़कियों को भी दूं कि बुलंद होकर ख्वाब देखिए और बुलंद होकर उनको बताइए। और अगर कोई आपको टोक दे रास्ते में कि बिल्कुल पागलपन की बात है ये, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और कायम रहिए। परसिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है। बदलाव स्लो प्रोसेस है, कभी कभी बहुत अनरिवॉर्डिंग प्रोसेस है। और जो मेरी जिंदगी की लर्निंग रही है खास करके यूएन विमेन से, वो ये है कि महिलाओं को बड़ा सिखाया जाता है कि, और हमेशा ये तौर तरीका सिखाया जाता है कि हम किसी को अपने ख्वाबों को रियलाइज करने में किसी को गलती से भी अपसेट ना कर दें। और काफी जिंदगी इवन एज अ वुमन, इवन एज अ फेमिनिस्ट, इवन एज समबडी लीडिंग यूएन विमेन, काफी जिंदगी मेरी गुजर गई ये सोचने में और ये इंश्योर करने में कि कहीं मैं किसी को अपसेट ना कर दूं। लेकिन ये भी जरूरी है कि वी हैव नेवर चेंज द वर्ल्ड विदाउट अपसेटिंग समवन। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तैयार रहिएगा कि आपकी बुलंदी से, आपकी ग्रोथ से कोई ना कोई आपके परिवार में, परिवार से बाहर, गांव में, स्कूल में, कोई ना कोई उससे अपसेट होगा। और वो ठीक है, क्योंकि वही बदलाव का प्रोसेस है। थैंक यू धीरेन्द्र। शुक्रिया निष्ठा। कोई भी मेरे ख्याल से विद्या आपने अनम्यूट किया है, तो व्हाई डोंट यू गो। ओके निष्ठा बिल्कुल सही कह रही थी और उन्होंने काफी कह दिया जो मैं भी कहना चाहती थी, लेकिन सिर्फ दो बातें। एक तो एक सेल्फ बिलीफ जो होता है, पर्टिकुलरली महिलाओं में जो सेल्फ बिलीफ की थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि हम दूसरों के राय पे या उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम चलने की कोशिश करते हैं, और ये क्रॉस कटिंग है, सिर्फ लड़कियों पर नहीं, अक्रॉस क्लास कास्ट। ये तो हमेशा प्रॉब्लम होता है कि हम खुद से वो स्ट्रेंथ, हमारी खुद में ये वो स्ट्रेंथ है और उसको हार्नेस और एक्सेस करने की बहुत जरूरत है। और सेकंड, हम लोग थोड़ा झिझकते हैं बहुत एम्बिशियस बनने की या दिखाने की, उसमें झिझक ही नहीं चाहिए। मैं भी बहुत मेरी ओन जर्नी से मैंने सीखा है कि एम्बिशन और असर्शन में फर्क है। आपको असर्टिव हमेशा रहना चाहिए। जब आप असर्टिव रहते हैं, ये नहीं कि आप ऑब्नॉक्शियस बन जाते हैं सडनली क्योंकि आप एम्बिशियस या असर्टिव हैं। उसमें फर्क आपको जानने की और उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। मेरे तरफ से एक बहुत सीधा मैसेज है। मैं छोटे उम्र में बहुत
खेला करती थी, स्पेशली टीम गेम्स, उससे मैंने ये सीखा है कि हम लोग कोई अकेले नहीं है। एटलीस्ट 11 लोग मेरे टीम में हैं। अपना टीम हमेशा बना के रखो और अपने टीम में कौन खिलाड़ी क्या खेलेगा वो भी पहले से तय करके रखो। अगर ये एहसास हो कि मेरे पीछे 11 लोग हैं तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लड़कियों को, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग सेशन रहा है, खासकर मेरे लिए। और बहुत अरसे बाद रूपमणि मैम से बात हुई है। विद्या से तो हम लगातार बात करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। पहली बार मेरी निष्ठा से बात हुई है, तो पर्सनली मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है। और इस समय के हिसाब से आई थिंक हमें और पॉजिटिव स्टोरीज चाहिए, बहुत सारा ऑप्टिमिज्म चाहिए, ताकि जो ये अच्छी की लड़ाई है ये जारी रख सके। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी।